मैं मंजू लता राव पीजीआई के इमरजेंसी मेडिसिन में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ। सीधा सा सवाल है और मैं ये कह रही हूँ कि आप आरक्षण पे पूछ रहे हैं, आपने ये मुद्दा नहीं उठाया कि जनरल को 50% क्यों दिया गया? मैं बोल दिया हूं। नहीं, आपने बोल दिया, ठीक है, लेकिन उस 50% 10% और दे दिया गया, ठीक है। और वो चीज़ हमसे छीन लिया गया कि उनके 50% में हमारे ओबीसी एससी जब क्वालिफाइड करते थे जनरल के बराबर तो वहाँ सीट मिलती थी ना, हाँ, नहीं तो उसको कैटेगरी से अलग किया गया। तो आप 100 में 4 जगह डिस्प्यूट क्यों नहीं करवा रहे हैं कि जनरल को 33%, एससी को 33% और ओबीसी को 33% और 10% एसटी को? आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं भाई? सरकार को बताते हैं। आप हमसे बस एक ही सवाल का आपसे जवाब चाहिए और सरकार से चाहिए कि अगर 100 में हमें कहते हैं ना कि भाई, छोटा भाई बड़ा भाई कैसे बन सकता है? हमारे आरक्षण को छोड़ लिया, हमारे प्रमोशन को छीन लिया कि नहीं बन सकता है, और हमसे छीन लिया और बखूबी हमने दे भी दिया, दान दे दिया उन भिखारियों को, सीधे लिखिएगा, और हमसे छीन लिए, ठीक है। एक बात बताइए कि एक नौकरी करने वाला कभी 200 बीघा खेत कर पाया? एक जनरल के बराबर नहीं किया। 2 बच्चों को पढ़ाया और 2 कमरे बनवाया और 2 सब्जी रोटी खाया, 200 बीघा किया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों के पेटों में दर्द हुआ जनरल वालों को। 100, 200, 500 बीघा खेती रख करके और हमारी बराबरी करने लगे। तो हम आज बराबरी मांगते हैं कि 100 में 33% हमें, 33 उन्हें, 33 ओबीसी को और 10% एसटी को। चाहिए तो चाहिए, आप ये मुद्दा कहिए, तभी समानता हो पाएगी। ही एकमात्र चीज़ है जिससे इस देश में हर किसी को हक मिल रहा है। महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, और शिक्षा को लेकर के, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन सही मायने में अभी भी महिलाओं को हक से वंचित रखने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कई बार आप सब भी सुनते होंगे कि राजनीति में महिलाओं की संख्या बल पर, परसेंटेज पर बातें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं, धरातल पर नहीं है। बातें होती हैं महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाएँ, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन और ये भी देखिए, ये आप स्वयं आकलन कर लें कि जिस क्षेत्र में महिला की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं ने हर जगह पर अपने आप को साबित करके दिखाया है, बेहतर करके दिखाया है। तो सबसे जो ज़रूरी जो मांग है ये कि सरकार तक जो ये बात पहुँचे, ऊपर पहुँचे, बहुत आगे तक पहुँचे, कि महिलाओं को राजनीति में जो उनको आगे बढ़ाया जाए, भले उसके लिए आरक्षण देकर बढ़ाया जाए, वहाँ भी बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के देश में राजनीति में बड़ा दूषितकरण हो गया है। छोटी छोटी कविताएं लिखा करती थी। उनकी पहली कविता संग्रह काव्य फूले 1854 में प्रकाशित हुआ। 19वीं शताब्दी में जो सावित्रीबाई फुले थी, उनके हस्बैंड का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले थे, स्कूल से बाहर पढ़ाने के लिए जाते थे, स्कूल खोला था, मतलब सब फातिमा शेख के साथ मिलकर खोला, वो सब अलग चीज़ें हैं। उस समय औरतों में कितना उत्पीड़न हो रहा था और आज कितना उत्पीड़न अभी भी हो रहा है, क्या हम इसके बीच में सामंजस्य बैठाने के काबिल हैं? क्या हम इस बात पर चर्चा कर पा रहे हैं कि जो उत्पीड़न उस... दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। 3 जनवरी 2026 है और आज ही के दिन सावित्रीबाई फुले जो बहुजन महिला हैं, जिन्होंने तमाम संघर्षों के बाद महिलाओं के हक और अधिकार के लिए भारत में महिलाओं के लिए लड़ी, इसीलिए उनको लोग याद करते हैं। तमाम बहुजन साथी हैं, बहुजन साथी के साथ साथ उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो महिलाएं ज़मीन पर काम करती हैं, गाँव पे काम करती हैं। इसी के लिए उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए सभी बहुजन साथी आए हुए थे, और मैं इस समय लखनऊ के SGPGI के ऑडिटोरियम में हूँ। तमाम ये साथीगण हैं। लगातार इनसे हम पूछेंगे कि सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि काफ़ी हद तक बहुजन लीडर्स को दबाया गया, उनके इतिहास को दबाया गया। जो ही बाबा साहब का संविधान आया तो बहुजन लीडरों के इतिहास को अब बहुजन लोग जब पढ़ा, उनको पढ़ने का अधिकार मिला, तो इतिहास की वो जड़ें खोद करके निकल करके आने लगी, जो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे चुकी हैं, और उनकी जड़ों को निकाल करके कुछ लोगों ने तालाब में फेंक दिया था। अब उसी तालाब से वो जड़ें निकल करके बाहर आ रही हैं। बहुजन लोगों के बीच में इन जड़ों को पहुंचना जरूरी है, उनके विचारों को पहुंचना जरूरी है, ताकि बहुजन की आने वाली पीढ़ी जगे, समझे कि उनका पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास कैसा रहा है, राष्ट्र के निर्माण में, भारत के निर्माण में कितना बड़ा उनका योगदान रहा। बाबा साहब को तो आप लोग जानते हैं। सावित्रीबाई जी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ भाई साहब क्या नाम है? सुनील कुमार जी, बताइए सावित्रीबाई फुले जी के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश है आज उनके अवसर पर, जन्म उत्सव के अवसर पर? सावित्रीबाई फुले का आज हम 3 जनवरी 1831 में उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया। सावित्रीबाई फुले एक आइकन थी महिला उत्थान के लिए, बहुत कुछ किया, सभी जानते हैं। आजकल पढ़ा लिखा समाज है, हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं कि सावित्रीबाई फुले ने क्या क्या कष्ट झेले, कैसे उन्होंने स्कूल खोला, कहाँ पे पैदा हुई, ये सारा कुछ आजकल के के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में सारा कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, इस पे अवेलेबल है।
मेरा कहना केवल सिर्फ इतना है कि जो संघर्ष उन्होंने किया, उनकी एक 1854 में एक वो कवि भी थी, बहुत कम लोग जानते हैं या उस पर पढ़ा हुआ है, पढ़ेंगे ढंग से डीपली, तो मराठी कवि थी, छोटी छोटी कविताएं लिखा करती थी। उनकी पहली कविता संग्रह काव्य फूले 1854 में प्रकाशित हुआ। 19वीं शताब्दी में जो सावित्रीबाई फुले थी, उनके हस्बैंड का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले थे, स्कूल से बाहर पढ़ाने के लिए जाते थे, स्कूल खोला था, मतलब सब फातिमा शेख के साथ मिलकर खोला, वो सब अलग चीज़ें हैं। उस समय औरतों में कितना उत्पीड़न हो रहा था और आज कितना उत्पीड़न अभी भी हो रहा है, क्या हम इसके बीच में सामंजस्य बैठाने के काबिल हैं? क्या हम इस बात पे चर्चा कर पा रहे हैं कि जो उत्पीड़न उस समय हो रहा था उसका कितने % आज हो रहा है? आज भी कंडीशन अगर गांव लेवल पे देखी जाए तो SC, ST, OBC के महिलाओं के साथ उत्पीड़न लगभग वही है, लेकिन काफ़ी कुछ उसका पैटर्न बदल गया है। हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम जयंती मना लेते हैं, हम उनके बीच में 4 शब्द बोल लेते हैं। हमारा मतलब कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम उनकी जयंती के लिए इकट्ठे हों। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आज यहाँ पे PGI बहुत बड़ा संस्थान है, केवल इंडिया में नहीं, अब पूरे विश्व में फेमस है, लेकिन मुश्किल से 50-100 के बीच में जो आज भी निरक्षर हैं, जो आज भी पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनको वहाँ पे बच्चों को पढ़ने की गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। गरीबों के पास पैसा नहीं है, ना SC के पास है, ना OBC के पास है, ना ST के पास है। OBC उनकी सबसे बड़ी थी। उन्होंने एक लिखा है, सावित्रीबाई फुले की कविता है, 2 लाइनें मैं उसमें पढ़ूंगा कि अगर पत्थर पूजने से ही सब कुछ हो जाए, पुत्र पैदा होने लगे, तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है? पत्थर पूजने से ही अगर पुत्र पैदा होने लगे तो हमें शादी करने की क्या ज़रूरत है? नारी को शादी करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हम इन सबको भूल गए हैं। हम आज भी उसी में लगे हुए हैं। उनकी एक आइडियालॉजी थी जो चाहती थी, उस आइडियालॉजी को हम भुलाए हुए थे। वो उसके विरोध में थी जो आज भी हम लोग उठाए घूम रहे हैं अपने सिर पे। हमें उसको हटाना होगा, छोड़ना होगा। अगर हम उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सावित्रीबाई फुले के लिए हमारी पूरी श्रद्धांजलि नहीं होगी। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, और मतलब महिलाओं की भागीदारी होना जरूरी है। महिलाओं की भागीदारी है, लेकिन उतनी नहीं है। महिलाएं बढ़-चढ़ के हिस्सा लें। महिलाओं का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। महिलाओं को, खासकर OBC की महिलाओं को, आज 50-60 की संख्या थी, यहाँ पे महिलाएं कम थी। महिलाओं को यहाँ पे OBC की अगर मतलब 27% रिजर्वेशन है SG PGI में, 21% SC ST OB को है, 50% यहाँ पे महिलाएं हैं और 6000 का स्टाफ है, तो हमारी समझ से यहाँ पे 2000 का स्टाफ होना चाहिए था आज की डेट में। यहाँ इस हाल में बैठने की जगह नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये पहल है, आगे बढ़ेगी। हो सकता है जागरूकता की मशाल आप जला रहे हैं, जागरूकता की मशाल जला रहे हैं, लेकिन हमारा नज़रिया कुछ दूसरा है कि इस मशाल को अगर हम उस लेवल पे लेके जाएं, गांव में लेके जाएं, हम उस एरिया में लेकर जाएं, वंचितों के पास में लेके जाएं जो पढ़े लिखे नहीं, अभी झुग्गी झोपड़ी में जाएं, बैठे होंगे बच्चे, घूम रहे होंगे। हम पढ़ाई की बात करते हैं, सावित्रीबाई ने पहला स्कूल खोल दिया, हमें मालूम है, सब पढ़े लिखों को मालूम है, उन बच्चों को नहीं मालूम। अभी यहाँ पे लेबर रहते हैं, लेबर क्लास यहाँ पे रहता है, उनके बच्चे खेल रहे होंगे मिट्टी में, और इतने लड़कियाँ भी होंगे, लड़के भी होंगे। हम उनके लिए क्या कर पा रहे हैं? मेरा चैनल का यही प्रयास है कि आप लोग बहुजन की जो आवाज़ है ज़मीन तक पहुँचे, और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को मैं नीचे तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इसीलिए आपके विचारे हमारे साथ एक महिला हैं, और सावित्रीबाई तो जाहिर सी बात है, क्या नाम है मैम आपका? मैं लता सचान, जी, हमारे संस्थान SG PGI में नर्सिंग यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। मैम सीधा सा सवाल है, उस समय महिलाओं का संघर्ष और इस समय महिलाओं का संघर्ष, खास करके बहुजन महिलाओं के लिए क्या डिस्टिंग्विश पाती हैं आपकी? सेम पैटर्न चल रहा है, और उसके निराकरण के लिए अपने बहुजन लोगों को क्या संदेश देना है? देखिए, उस समय जो महिलाओं के साथ जो हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उसकी तुलना आज के समय से तो करना बेवकूफ़ी होगी। वो जो समय था जो शिक्षा पर बिल्कुल पाबंदियाँ थी, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की बहुत बड़ी मतलब समस्याएं महिलाओं के सामने थी। वो आज उनके विषय में मतलब आज की जो पीढ़ी है वो उनको सिर्फ सुन रही है या किताबों में पढ़ रही है, तो आज के उससे तो तुलना करना ठीक नहीं होगा। आज के समय में सब कुछ है, साधन है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि कहीं तक पहुंच रहे हैं, कहीं तक नहीं पहुंच रहे हैं। और आज के समय जो मैं कहूँगी, मेरा अपना विचार है कि समाज में शिक्षा को लेकर के हम सब की जो एक सोच बन गई है, शिक्षित होना मतलब वो सीमित सिर्फ एक उसका उद्देश्य हो गया है कि शिक्षा और उससे व्यवसाय, कि हम शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम क्या व्यवसाय करेंगे, हम क्या बनेंगे, हम बनेंगे क्या, प्रोडक्शन ऑफ सिटीजन पे नहीं रहा फोकस। हाँ, वो हमारा सिर्फ अगर छोटे से, अगर अब आज की डेट में अगर बच्चा KG में भी पढ़ने जाना शुरू करता है तो उसमें हर माता पिता का जो एक मन में एक विचार आता है वहीं से शुरू हो जाते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, क्या बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, या उसकी सोच कैसी होगी, वो समाज के लिए क्या करेगा। इन चीज़ों से हम बहुत दूर भाग गए हैं। और उसके ऊपर से आज जो सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव है,
हम लोगों पर कि हम सब अपने घर से, परिवार से, समाज से भाग रहे हैं। हम सब संकुचित हो गए हैं। मेरे पास नौकरी है, मेरे पास अपना परिवार है, अच्छी सैलरी है, तो मैं वहीं तक सीमित हूँ। समाज के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर इस तरह की सोच उस समय रही होती तो शायद क्या आज देश में शिक्षा की लौ जली होती। अगर माता फुले और ज्योतिबा फुले जी ने भी अगर सिर्फ अपने बारे में सोचा होता और वो सोचते कि ठीक है अपनी पत्नी को पढ़ा दिया, दैट्स ऑल, बातें वहीं से ख़त्म हो जाती, लेकिन उन्होंने समाज के लिए सोचा, आने वाले कल के बारे में सोचा, जिसकी ज़रूरत आज भी है। आज भी माता फुले की आवश्यकता है, ज्योतिबा फुले जी की आवश्यकता समाज में है। हम सबको रिटर्न टू सोसाइटी, हमें जो मिला है उसमें हम समाज को कितना दे पा रहे हैं, उसके लिए हम सबको करना है। हाँ, प्रयास सबके छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रयास सबको करना है, सिर्फ यहीं तक नहीं रहना है। शिक्षा के लिए हम सबको अपनी सोच बदलनी है कि शिक्षा मात्र व्यवसाय तक सीमित ना रह जाए, हम पूर्णतः शिक्षित बने, इसलिए हम सबको प्रयास करना होगा। देखिए, बड़ा पद, बड़ी सोच, और ज्योतिबा फूले जी का तो एक ही कॉन्सेप्ट है, वाइड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और वाइड सिटीजन मतलब हमें क्या मिला हुआ है और हम दूसरों को क्या दे रहे हैं, अपने साथी को क्या दे रहे हैं, अपने समाज को दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात, अगर ऐसी सोच, उसी को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। लता जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। हम और लोगों की भी बातें, चीज़ें सुनाएंगे। अभी कार्यक्रम चलते ही रहेंगे, आप बहुजन लीडरों की आवाज़ को आप तक पहुंचाएंगे। और जितने भी बहुजन साथी हैं, मैं तो कहता हूँ उनको धारण ही मत करिए, उनका अनुकरण करिए, उनके बताए हुए सिद्धांत पर चलिए। जो पड़ोस में लोग हैं उनको जगाने का काम करिए। अगर संविधान से आपको कुछ मिला हुआ है तो उस संविधान से आप दूसरे को क्या दे सकते हैं, क्या मोटिवेट कर सकते हैं, ये करने की जरूरत। बात कहना चाहूँगी कि संविधान से ही सब कुछ मिला हुआ है, हमें भी मिला है, सबको मिला है। संविधान ही एकमात्र चीज़ है जिससे इस देश में हर किसी को हक मिल रहा है। महिलाओं की शिक्षा को लेकर के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, और शिक्षा को लेकर के, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन सही मायने में अभी भी महिलाओं को हक से वंचित रखने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कई बार आप सब भी सुनते होंगे कि राजनीति में महिलाओं की संख्या बल पर, परसेंटेज पर बातें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं, धरातल पर नहीं है। बातें होती हैं महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाएं, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन और ये भी देखिए, ये आप स्वयं आकलन कर लें कि जिस क्षेत्र में महिला की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं ने हर जगह पर अपने आप को साबित करके दिखाया है, बेहतर करके दिखाया है। तो सबसे जो ज़रूरी जो मांग है ये कि सरकार तक जो ये बात पहुँचे, ऊपर पहुँचे, बहुत आगे तक पहुँचे, कि महिलाओं को राजनीति में जो उनको आगे बढ़ाया जाए, भले उसके लिए आरक्षण देकर बढ़ाया जाए, वहाँ भी बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के देश में राजनीति में बड़ा दूषितकरण हो गया है। मैम, एक सीधा सवाल है, रिजर्वेशन शब्द आपने बोल दिया। तमाम लोग रिजर्वेशन को लेकर के सवाल उठते हैं। हम चाहते हैं कि दर्शकों को एक बेहतर बताया जाए, रिजर्वेशन जरूरी क्यों है। सवाल है कि रिजर्वेशन को लेकर कंट्रोवर्सी होती है। अभी उन्होंने 10% आरक्षण लिया, प्रकाश ने लिया, उस पर कोई हो हल्ला नहीं हो रहा है, लेकिन बहुजन की जब रिजर्वेशन की बात आती तो रिजर्वेशन को लेकर के थोड़ा एक हीन भावना बनाने के लिए इसका एक आंसर है कि रिजर्वेशन जरूरी क्यों है। देखिए, रिजर्वेशन जो है किसी भी को दिया गया तो उसी वर्ग को देने की पेशकश की गई जब जो वंचित, शोषित रहा, जिसमें हिम्मत नहीं थी कि अपना हक वो ले सके, तो उनको इस शब्द आरक्षण के तहत उनको उसका लाभ दिया गया। वही चीज़ महिलाओं पर भी लागू होती है। महिलाओं को भी अगर आगे बढ़ाना है, और उनसे देख रहे हैं महिलाएं किसी क्षेत्र में कमज़ोर नहीं हैं। हर उसमें जहाँ भी जो भी जिम्मेदारी मिल रही है, जो चुनौती मिल रही है, उसको बखूबी पेश कर रही हैं। तो जिस तरह से हर तरह के आरक्षण, देखिए आरक्षण देश में ख़त्म नहीं होगा, बस आरक्षण लेने वाले की विल पावर मजबूत रहनी चाहिए। हाँ, और महिलाओं को राजनीति में आरक्षण आज के समय की मांग है। महिलाएं जिस दिन अपना बराबर का हक ले करके जिस दिन वहाँ आ जाएंगी, देश में सुधार हो जाएगा। देखो, एक बात मैं रिजर्वेशन पे कह देना, अपनी बात अपनों के साथ। सीधा सा सवाल है, गांव पर बैठा हुआ एक दिए में पढ़ रहा बच्चा और शहर में लाइट में पढ़ रहे वाले बच्चे, दिए में पढ़ने वाले बच्चों को रिजर्वेशन इसलिए चाहिए क्योंकि अगर दोनों सेम परसेंटेज लाते हैं और गांव के टेल में ठंडक में बैठ करके पढ़ रहा है, शहर में बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, तमाम सुख सुविधाओं के बीच में पढ़ रहा है, तो दोनों की बराबरी को हम नहीं कर सकते, क्योंकि शहर वाले को रिसोर्सेज मिल रहा है, गाँव वाले को रिसोर्सेज नहीं मिला है, इसलिए उसको वेटेज की ज़रूरत है। इसी पैटर्न के साथ रिजर्वेशन को दिया गया था, क्योंकि जो हमारा दबा कुचला समाज है उसको अवसर नहीं दिए गए। अगर अवसर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ उनको कोटेज दिया जाए, उनके प्रति सहानुभूति की जाए। यही सहानुभूति ही रिजर्वेशन है, ये कोई किसी के द्वारा खैरात से दी हुई भीख नहीं है, ये हमारा हक और अधिकार है। भाई साहब कुछ कहना। सर,
आरक्षण केवल शिक्षा के लिए नहीं था, आरक्षण समानता, शिक्षा और आर्थिक समानता इन सब के लिए था। ये जो अस्पृश्यता फैली हुई थी वो आज मिटा दी जाए, हमें शिक्षा में बराबर कर दिया जाए और हमें मतलब एजुकेशन बराबर दे दी जाए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए। की समानता, अवसर की समानता हमें वो आज भी नहीं मिला। हम किसी मंदिर में नहीं घुस सकते, आज भी नहीं घुस सकते, भगा दिए जाते हैं। हम पढ़ नहीं सकते हैं, हमारे पास में ज़मीनें नहीं, हमारे पास में खेत नहीं है। कितने लोग पढ़ सकते? आरक्षण केवल एक चीज़ को लेकर के नहीं था, आरक्षण 3 चीज़ों को ले था। अभी इक्वलिटी आई नहीं उन सब चीज़ों में, तो आरक्षण सोशल तो सभी दे दीजिए, सभी तो नहीं है। आरक्षण उसके लिए नहीं था, कम लोगों को पता है ना, पता होना चाहिए हमें आरक्षण मिला क्यों। आरक्षण हमें इक्वलिटी के लिए मिला और हर एक इक्वलिटी के लिए मिला। वो समानता होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, जो हमें मानसिक प्रताड़ना दी गई है उसकी समानता, सब समानताएं दो ना भाई, वो अभी नहीं है। इसलिए आरक्षण वो है, जारी रहेगा और वो खत्म कर ही नहीं सकते। क्या नाम? हाँ, मैं मंजूर ताराव, पीजीआई के इमरजेंसी मेडिसिन में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूँ। सीधा सा सवाल है और मैं ये कह रही हूँ कि आप आरक्षण पे पूछ रहे हैं, आपने ये मुद्दा नहीं उठाया कि जनरल को 50% क्यों दिया गया? मैं बोल दिया हूँ। नहीं, आपने बोल दिया, ठीक है, लेकिन उस 50% 10% और दे दिया गया, ठीक है। और वो चीज़ हमसे छीन लिया गया कि उनके 50% में हमारे ओबीसी एससी जब क्वालिफाइड करते थे जनरल के बराबर तो वहाँ सीट मिलती थी ना, कैटेगरी का अलग। हाँ, नहीं तो उसको कैटेगरी से अलग किया गया। तो आप 100 में 4 जगह डिस्प्यूट क्यों नहीं करवा रहे हैं कि जनरल को 33%, एससी को 33% और ओबीसी को 33% और 10% एसटी को? आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं भाई? सरकार को बताते हैं। आप हमसे बस यही एक ही सवाल का आपसे जवाब चाहिए और सरकार से चाहिए कि अगर 100 में हमें कहते हैं ना कि भाई, छोटा भाई बड़ा भाई कैसे बन सकता है? हमारे आरक्षण को छोड़ लिया, हमारे प्रमोशन को छीन लिए कि नहीं बन सकता है, और हमसे छीन लिया और बखूबी हमने दे भी दिया, दान दे दिया उन भिखारियों को, सीधे लिखिएगा, और हमसे छीन लिए। ठीक है, एक बात बताइए कि एक नौकरी करने वाला कभी 200 बीघा खेत कर पाया? एक जनरल के बराबर नहीं किया। 2 बच्चों को पढ़ाया और 2 कमरे बनवाया और 2 सब्जी रोटी खाया। 200 बीघा किया, लेकिन उसके बाद भी इन लोग के पेटों में दर्द हुआ जनरल वालों को। 100, 200, 500 बीघा खेती रख के और हमारी बराबरी करने लगे। तो हम आज बराबरी मांगते हैं कि 100 में 33% हमें, 33 उन्हें, 33 ओबीसी को और 10% एसटी को। चाहिए तो चाहिए, आप ये मुद्दा कहिए, तभी समानता हो, तभी समानता हो पाएगी। अगर समानता चाहते हैं, भाई हमको मराते हैं और वो हमारे भाई बड़े बनते हैं, हमें छोटे भाई बनाते हैं, प्रमोशन हमारा छीन लिए, तो छीनने के बाद ये डिस्प्यूट कर दें, हम इसका समर्थन करते हैं। हमें नहीं आरक्षण चाहिए, हमें नहीं भीख चाहिए। अगर उनको भीख 50% है तो हमें भी 50% भीख दें। वो भी तो भीख ही लिए हैं ना, उस भीख में भी 10% और भीख ले लिए कि मतलब उनके कम नंबर पाएँ तो भी नौकरी पाएँ, ज़्यादा पाएँ तो भी नौकरी पाएँ, और हम उतने में रह जाएँ। तो हमारा टैलेंटेड कहाँ गया? हमारा टैलेंटेड कहाँ गया कि हम 500 नंबर पाके भी अपने में हैं? क्या मतलब हुआ? हम तो वहीं दबे रह गए ना, हमें वहीं दबा दिया गया ना। आप हर यूनिवर्सिटी से पूछिए ना कितनी परसेंटेज जो है कि ओबीसी एससी की सीटें पड़ी हैं प्रोफेसर की, अब पीजीआई में भी पड़ी हैं, केजीएमयू में अभी नहीं लिया गया, हमारे डॉक्टर वसंत सर गए थे। क्या मतलब? आप लोग कहाँ मुद्दा रखते हैं? अभी आप लोग कह देंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं कि अरे हम कैसे दिखा दें, हमें तो दूसरे लोग दबाव दे देंगे, है ना? अरे आप दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, कौन जानता है? बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। मैं लगातार मैं इसका उत्तर ही लेना चाह रहा हूँ। आप ये जरूर रखिएगा कि जनरल 100 है ना, तो 100 में हमें 33 चाहिए, 33 जनरल को, 33 ओबीसी को, 33 एससी को और 10% एसटी को, क्योंकि एसटी की सीटें खाली जाती हैं, वो लोग योग्य नहीं बन पाते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा नंबर पाते हैं SC/ST में उनको सीट मिल जाती है, क्योंकि जनरल में फाइट नहीं, उनको लेने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ हाय हाय करके क्या नाम है, इलाहाबाद में अपना 50% और 10% ले लिया, हाय हाय करके। हमारे हाय हाय करते तो लाठी खाते हैं, उनके हाय हाय करते थे, क्योंकि उनके जो है कि 100% में सारे 100% जज उनके हैं, उनके रिश्तेदार, उनकी मौसी, उनकी माई सब हो जाते हैं जज, और हमारे लोग डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये उस योग्य नहीं है। केवल एक ही कह देते आप योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। हर नौकरी में हम योग्य नहीं हैं, बस यही लोग योग्य पैदा ही हुए हैं। लेकिन सीधा सवाल है, योग्यता जन्म से नहीं होती, कर्म से होती है। और लेकिन जी अगर जन्म से ही योग्यता का पैमाना तय किया जाएगा तो शायद इसीलिए बाबा साहब का संविधान जो है बहुजन के लिए और तमाम भारतवासियों के लिए वरदान कहा जाता है कि योग्यता जन्म से नहीं होती, योग्यता कर्म से होती है। क्यों भाई साहब? सीधा सवाल, योग्यता जन्म से नहीं होती, कर्म से होती। मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे, हमसे बातचीत कर लिए। ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है, और ख़ास करके महिलाओं के लिए जो बात होती है कि आज क्या संघर्ष है और आज क्या चुनौती है महिलाओं के लिए, आप क्या देख पाते हैं? देखिए, महिलाओं के लिए बेसिकली ये है कि समाज में उनको जो है उतनी भागीदारी नहीं मिल पा रही है। अभी समाज में उतनी भागीदारी नहीं मिल पा रही है। समाज में समानता होनी चाहिए और भागीदारी बराबर का होना चाहिए। मेरा खास करके देखिए, महिलाओं की बात कर लें
बहुजन पुरुषों को तो वैसे भी संघर्ष के लिए झेलना पड़ रहा है, बहुजन महिलाओं के लिए क्या सर्कमस्टेंसेस आप आ रही हैं जिसको? देखिए, शिक्षा का बढ़ावा देना चाहिए, है। जब समाज में शिक्षित होंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, तमाम बहुजन साथी उन्होंने बातचीत कही। मैं फिर एक बार एक बहुजन मित्र का इंटरव्यू लेकर के अपने दर्शकों को ज़रूर बताऊंगा कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई दवाई संवैधानिक अधिकार है हमारे नागरिकों का, और उन अधिकारों से अगर उसमें महंगाई हो रही है तो सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ग प्रभावित होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ मैं अगला एपिसोड आपके समक्ष ज़रूर रखूँगा कि आखिर सरकार जो भी बैठे पढ़ाई लिखाई दवाई को फ्री क्यों करे, इस मुद्दे के साथ आपके साथ पेश होंगे। लेकिन तमाम बहुजन लीडरों की श्रृंखला में मैंने ज्योतिबा फूले जी के बारे में तमाम बहुजन लोगों ने बताया। अभी शाम तक हो सकता है हम एक इंटरव्यू इसका फिर हम पब्लिश करें, उनकी जीवन शैली को, उनकी कार्यशैली को आपके समझ रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पवन शर्मा, देखते रहिए हमारे साथ नेशनल आवाज।